हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेव विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ABM के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 14 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया में हम देखेंगे कि ट्रेनिंग क्या होती है और ट्रेनिंग का रोल और उसका इफ़ेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो बातें करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो सारी ट्रेनिंग के बारे में करेंगे। ओके, तो किसी भी संस्थान में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग तो ज़रूरी ही होती है। अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको जैसे बैंकों में नया कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे फिनेकल 7 था, फिनेकल 10 आया तो उसकी ट्रेनिंग दी गई, या कोई नया डिजिटल प्रोडक्ट आता है तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, या कोई नया MSME का प्रोडक्ट आता है तो उन सबकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उसी के बारे में ये लेक्चर है हमारा फ्रेंड्स। ओके, तो बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है। तो इन अर्लियर अप्रोचेज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ एंड देयर यूटिलाइजेशन एंड इंडिविजुअल वाज हायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब एंड ही कंटिन्यू डूइंग इट ऑल थ्रू हिज वर्क लाइफ। तो पहले क्या अप्रोच होती थी कि एक व्यक्ति को जो है एक काम के लिए हायर किया जाता था, किसी विशेष काम के लिए हायर किया जाता था, और वो पूरी जब तक रिटायर नहीं होता था, वर्क लाइफ जब तक उसकी होती थी, वो उसी काम को करता रहता था। जैसे एक एग्जांपल के लिए, आपने किसी व्यक्ति को रसोइये के तौर पर, यानी कि जो है कुक के तौर पर अगर आपने हायर किया तो उसका काम सिर्फ खाना बनाना है, एंड ही विल डू दैट फॉर हिज लाइफ जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाता। ये पहले की अप्रोच थी। लेकिन जो है ऐसा नहीं है। आगे चल करके ये अप्रोच धीरे धीरे बदली। वन वाज डिस्कार्डेड व्हेन ही वाज नॉट एबल टू डू इट ड्यू टू हिज एज आर ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। और जो है मतलब एक उसको हटा दिया जाता था, या तो वो जो है अपनी उम्र की वजह से उस काम को ना कर पाए, या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए जिसको वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो उस काम को कर नहीं पा रहा। तो उस केस में उसको वहाँ से हटा दिया जाता था, ठीक है, या रिटायर हो गया, उस केस में भी उसे वहाँ से रिलीविंग मिल जाती थी। इट हैज़ सब्सिक्वेंटली बीन रियलाइज दैट इंडिविजुअल हैज़ आल्सो बेसिक नीड टू ग्रो। लेकिन बाद में ये महसूस किया गया धीरे धीरे कि नहीं, इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है वो ग्रो करने की क्षमता रखता है, या उसकी ज़रूरत होती है कि वो ग्रो करे। इंडिविजुअल्स आर नॉट स्टैटिक, वो स्टैटिक यानी स्थिर नहीं होते, डायनेमिक होते हैं। कैसे होते हैं? डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक मतलब जो बदलता रहे, परिवर्तनशील रहे। दे चेंजेज बाई एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिलीफ। मतलब जो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है वो स्टैटिक नहीं होता, फिक्स नहीं रहता है, बल्कि वो बदलता है। कैसे? नई नॉलेज को एक्वायर करके, नई नॉलेज गेन करके, नई स्किल गेन करके, नया एटीट्यूड अडॉप्ट करके, नए विश्वास या बिलीफ मान करके वो अपने आप को चेंज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पहले आप जो है जिसे अच्छा मानते रहो उसे आज भी आप अच्छा मान रहे हो। आपका बिलीफ धीरे धीरे बदलता रहता है। ओके, they also tend to demonstrate certain capabilities which may not get adequate opportunity for expression in normal course of routine job। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मतलब जो है कि किसी व्यक्ति में जो है जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनको वो डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी रूटीन जॉब है, जैसा कि वो रोज़ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैंक में जो कैशियर का काम होता है उसमें क्या काम है उसका? पैसे लेने हैं और पैसे देने हैं, नोट गिनना है, पैसे लेने, पैसे देने हैं। तो इस तरीके से ये रूटीन जॉब है फ्रेंड्स। यहाँ पर कोई भी जो क्लर्क है या जो कैशियर है वो अपनी कोई भी कैपेबिलिटी, कोई क्षमता नहीं दिखा सकता है। भाई आप क्या क्षमता दिखा दोगे? दिन के जो है 450 लोगों के नोट गिन डालोगे, 450 लोगों को पेमेंट कर दोगे, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है उसको मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल पाती है। जो अगर दूसरे काम में वो लगा हो, रूटीन के काम में ना लगा होता तो दिखा पाता। सम क्रिटिकल इवेंट ब्रिंग फोर्थ द कैपेबिलिटी। कुछ क्रिटिकल इवेंट्स होती हैं, कुछ ऐसी इवेंट होंगी जिसकी वजह से वो अपनी क्षमताओं को प्रूव कर पाएगा। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जो ये अन्ना हजारे का अनशन हुआ था, है ना, उसके पहले अरविंद केजरीवाल जी को कोई नहीं जानता था। उसके बाद में एक इवेंट हुई और उसके बाद में जो है उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाया। सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि मतलब इसी तरीके से आपके बैंक में भी कई सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि व्यक्ति के अंदर में, एक एग्जांपल के लिए मैं ही हूँ कि मतलब जो है पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर में इतना ज़्यादा टैलेंट है। जब से यूट्यूब पर वीडियोज़ आने लगे हैं मुझे पता चला कि आई हैव दैट मच टैलेंट, है ना। तो मतलब कहने का, अगर मैं रूटीन जॉब में लगा ही रहता, है ना, तो मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को जो है नहीं पहचान पाता, है ना, मुझे वो अवसर ना मिलता, अपॉर्चुनिटी ना मिलती कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता। लेकिन कोई ऐसी इवेंट हुई, है ना, जिसकी वजह से मुझे मौका मिला कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमताओं को दिखा पाया। ठीक है, इट अपेयर्स एज इफ इंडिविजुअल हैज़ ए लॉट मोर इन स्टोर। मतलब लोगों को ये लगने लगा, या HR डिपार्टमेंट को या संस्थाओं को ये लगने लगा कि जो व्यक्ति है उसके अंदर में, उसके स्टोर में उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ऐसा नहीं है कि मतलब उसको 10 से 5 की रूटीन जॉब आप करवा लीजिए, जो आपने बोला एक्सेल शीट पर बस टाइपिंग करनी है ना, क्या बोलते हैं उसे,
डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम ना, डाटा एंट्री वाला पर्सन है कि बस वहाँ सामने एक कागज़ में देखा और उस अपनी जो है एक्सेल शीट में नोट किया, ऐसा व्यक्ति नहीं है ना। लॉट मोर होता है व्यक्ति के पास में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टोर में जिसको वो दिखा सकता है मौका पड़ने पर। अक्षय कुमार हैं, है ना, बताते हैं कि कभी जो है पराठे वगैरह की दुकानों पर काम किया करते थे। रजनीकांत जी हैं, है ना, कंडक्टर थे, है ना। इवन दो ही वाज टैलेंटेड और उन्हें इंटरेस्ट था ड्रामा के काम में, पर फिर भी जब मौका मिला तो उन्होंने, वही है कि मतलब व्यक्ति भले ही वो कंडक्टर है तो क्या हुआ, लेकिन अभी करंट टाइम पे कंडक्टर है। आफ्टर दैट जब उसे मौका मिला तो ये पता चला कि हाँ उसके स्टोर में बहुत कुछ है और आज रजनीकांत जी को कौन नहीं जानता और कौन नहीं रिस्पेक्ट करता, राइट। इट इज़ रिकग्निशन ऑफ फैक्ट दैट इंडिविजुअल्स चेंज ओवर टाइम एंड आल्सो देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, है ना। तो ये माना जाता है, ये रिकग्नाइज किया गया है कि जो व्यक्ति होता है वो समय के साथ बदलता है ना। उसकी ज़रूरतें और उसकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन, है ना, चाहत, वो भी समय के साथ बदलती रहती है। ये बड़ी क्लियर सी बात है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। जितना दुख जो है पहले था उतना दुख अब नहीं है, जितना खुशी आज है उतना बाद में नहीं होती है। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। एक वो लाइन होती है ना, बोलते हैं कि जो है ये वक्त भी गुजर जाएगा, है ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसका मतलब होता है कि अगर आज आप खुश हैं तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, कल आप दुखी होंगे, और अगर आज आप दुखी हैं तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, कल आप खुश होंगे, है ना। तो ये वैसे ही है। दे फाइंड न्यू कैपेसिटीज़ विद इन देमसेल्फ एंड लर्न टू इंटरेक्ट विच ईच अदर मोर प्रोडक्टिवली, है ना। तो जो व्यक्ति होता है अगर उसको मौका मिलता है तो नई कैपेसिटीज़ को वो फाइंड आउट करते हैं अपने आप में कि मतलब हाँ मेरे अंदर ये भी करने की क्षमता है, और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है। दे लर्न टू कोप विथ स्ट्रेस एंड आर टू हेल्प अदर्स टू डू सो, मतलब वो अपने स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता के बारे में समझते हैं कि हाँ वो अपने स्ट्रेस को कैसे संभाल सकते हैं और दूसरे को जो है कैसे है, या फिर उस दूसरे को स्ट्रेस से कैसे बचाना है, उसमें भी हेल्प करते रहते हैं। ये कब पॉसिबल हो पाता है, जब व्यक्ति को ये माना गया कि हाँ उसके अंदर में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, उसके स्टोर में बहुत सारी चीज़ें हैं। द रेशनल ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज टू कॉम्प्रीहेंड हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कुड बी अप्लाइड इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो रेशनल है, क्या महत्व है यहाँ पर, तो बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है उसको कैसे अप्लाई किया जाए। जैसे हम स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, है ना, तो वहाँ पर जो लर्निंग थी वो अलग चीज़ थी, और ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए लर्निंग अलग है। जैसे हम में से सब ने जो है IBPS का एग्ज़ाम पास किया हुआ है, राइट। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो कम टैलेंटेड हो, हम सब ने IBPS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, तब हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जो है मतलब CIB में 3 अटैम्प्ट लग जा रहा है, जबकि हमने जो है IBPS का एग्ज़ाम एक ही बार में क्रैक कर लिया। उसके पीछे सिंपल सा कारण है फ्रेंड्स कि देखिए वहाँ पर जो जब आप IBPS की तैयारी करते थे तब लर्निंग दूसरी थी। आपको दिन भर का टाइम होता था, कोई और काम नहीं है, कमरे में बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं, लगातार सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, लगभग 10 से लेकर के जो है रात के एवरेज 7 बजे से पहले तो कोई नहीं छुट्टी पा रहा, और 10 भी नहीं 9 बज जाता है। सुबह के 9 से लेकर के शाम के 7 बजे तक तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति का बैंक ही बैंक है ना। एक क्लरिकल स्टाफ को अगर छोड़ दिया जाए तो वो शायद 5 बजे छुट्टी पा जाते हैं। अदरवाइज़ जो है ऑफिसर एंड अबव में तो 9 से 7 आपको बैठना ही बैठना है बैंक में। कई लोग तो मैसेज करते हैं कि सर रात के 9 से 9 भी बज जाता है। अब अगर आप 9 से 9 12 घंटे अगर आप मेहनत कर चुके हैं या 10 घंटे आप मेहनत कर चुके हैं तो और कितना मेहनत करेंगे। अब अगर यही जॉब ना करनी होती और सिर्फ CIB पढ़ना होता तो मेरे ख्याल से IIBF के लिए 100 नंबर का जो ये पेपर है वो मतलब 99 के नीचे स्कोर ही ना आता या 100 भी आ जाता ना। तो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में जो है लर्निंग बदल जाती है। स्कूल में पढ़ना एक अलग चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना अलग चीज़ हो जाती है ना। व्हाट एस्पेक्ट इन दिस लर्निंग कुड बी मेड ए पार्ट ऑफ फॉर्मल सिस्टम, है ना। मतलब इस लर्निंग में जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लर्निंग है उसमें से किस चीज़ को सिस्टम का पार्ट बनाया जाना है, किस चीज़ को छोड़ा जाना है ना। हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्हेंस द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल बिकमिंग मैच्योर एंड इफेक्टिव इन द एनवायरनमेंट आर प्राइम कंसर्न। तो मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना कि लर्निंग के लिए किस चीज़ को इंक्लूड करना है, किस चीज़ को नहीं इंक्लूड करना है ना, और साथ ही साथ में व्यक्ति मैच्योर हो और इफेक्टिव हो जाए उस एनवायरनमेंट के लिए, ये प्राइम कंसर्न होता है जो हम यहाँ पर लर्निंग करवाना चाहते हैं।
ठीक है, ये हो गया। वी विल एग्जामिन द डिटेल ऑफ एस्टेब्लिशिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम एज पार्ट ऑफ HRD एफर्ट एंड दिस इन्वॉल्व। तो हम यहाँ पर एग्जामिन करेंगे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिस्टम को। ये होता है पार्ट किसका, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट होता है ना। HRD का एफर्ट होता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम को डेवलप किया जाए। और इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है फ्रेंड्स जो है ट्रेनिंग नीड की आइडेंटिफिकेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेनिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है, अगर जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले ट्रेनिंग नीड क्या है, किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसकी पहचान की जाती है। फिर ट्रेनिंग की डिजाइनिंग की जाती है, फिर ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है, फिर जो ट्रेनिंग हुई है उसका इवोल्यूशन मार्किंग की जाती है, और ट्रेनर डेवलप, फिर लास्ट में सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर डेवलप किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये 5 स्टेप हो गए फ्रेंड्स जो है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग नीड की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, फिर ट्रेनिंग की डिजाइनिंग की जाती है। मतलब जैसे मैंने देखा कि हाँ मुझे CIB में 14वां पार्ट पढ़ाना है, 14th पार्ट आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि ट्रेनिंग नीड है आपको इस ट्रेनिंग मतलब जो है इस टॉपिक की। फिर मैंने ट्रेनिंग डिजाइनिंग की, मतलब कहने का मैंने ये पूरा जो PDF आप सामने देख पा रहे हो ये पूरा सिस्टम डिजाइन किया बैकग्राउंड में। आपको पता नहीं है कब किया है, कैसे किया है, ठीक है। अभी करंट टाइम पे जो हम कर रहे हैं वो ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब करंटली मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद में अगर यही मैं लाइव वगैरह होता तो आपको यहाँ पर इवैल्यूएट करने का भी मौका मिलता है कि हाँ मैं आपसे 10 MCQ करवाता और आपसे देखता कि कितने करेक्ट हैं कितने नहीं करेक्ट हैं, तो वो इवैल्यूएशन हो जाता। और फिर उसके बाद में किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप चाहें तो सिलेक्शन मतलब जो ट्रेनी है आप चाहें तो उनसे लोगों को सेलेक्ट करें और उनको ट्रेनर के तौर पर डेवलप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो अच्छे ट्रेनर होने ही चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमने इतना पढ़ा है फ्रेंड्स, इसको एक बार रिकैप करेंगे क्विकली, ठीक है फ्रेंड। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। तो हमने देखा कि जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमने ये देखा कि पहले अप्रोच क्या होती थी कि किसी एक व्यक्ति को किसी विशेष काम के लिए हायर किया जाता था। जैसे मैंने आपको कुक का एग्जांपल दिया कि व्यक्ति ने कुक के तौर पर अगर ज्वाइन की है जॉब, तो उसका काम पूरी वर्क लाइफ में जब तक वो काम पे रहेगा उसे सिर्फ खाना ही बनाना रहता था, है ना। और वो इस काम को उसको हटा दिया जाता था कब, जब वो इस काम को ना कर पाए, चाहे उसकी एज इतनी हो जाए या वो रिटायर हो जाए या टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से अगर वो काम नहीं कर पाता तो उसको उस काम से हटा दिया जाता था। लेकिन बाद में ये रियलाइज़ किया गया कि नहीं, इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी बेसिक नीड होती है ग्रो करने की, यानी वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की वगैरह हमने पढ़ी है ना। तो इंडिविजुअल जो है वो स्टैटिक नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि वो चेंज होते रहते हैं बाई एक्वायरिंग। कैसे, नई नॉलेज गेन करते हैं, आप नई नई बुक्स पढ़ते हैं, नई नई स्किल्स गेन करते हैं, एटीट्यूड में परिवर्तन लाते हैं, आपके बिलीफ में आप चेंजेस लाते हैं, और इस तरीके से इंडिविजुअल जो होता है वो चेंज होता रहता है। और अगर व्यक्ति को मौका मिलता है तो वो जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है अपनी जो है कैपेबिलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को, अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि उसे रूटीन जॉब में नहीं मिल सकती है। कुछ ऐसी इवेंट्स होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे उसकी कैपेबिलिटीज़ या क्षमताएं जो है सामने निकल करके आ जाती हैं। इसमें मैंने अक्षय कुमार का एग्जांपल आपको बताया कि जैसे वो पराठे वगैरह बनाते की दुकानों पर काम किया करते थे, बट स्टिल ही वाज इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, और कभी मौका मिला वहाँ से कोई प्रोड्यूसर या जो भी थे उन्होंने उनको देखा कि हाँ ये एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको उन्होंने मौका दिया, है ना। तो यही होता है कि कोई क्रिटिकल इवेंट हुई जिसकी वजह से जो है कैपेबिलिटी जो है सामने आती हैं। इट अपेयर्स इफ़ इंडिविजुअल हैज़ ए लॉट मोर इन स्टेज। तो मतलब ये पता चला कि स्टोर में बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि व्यक्ति केवल एक ही काम के लिए बना हुआ है। और ये रिकग्नाइज़ किया गया, माना गया कि हाँ इंडिविजुअल जो है समय के साथ बदलते हैं और उनकी समय के साथ उनकी ज़रूरतें और उम्मीदें भी बदलती हैं। ये बात आपके ऊपर भी लागू होती है। अगर आप देखेंगे पहले जो आपकी ज़रूरतें थी वो अब नहीं है। जब आप मतलब शादी वगैरह नहीं हुई थी तब आपकी ज़रूरतें बिल्कुल डिफरेंट थी, है ना। आप घूमना पसंद करते रहे होंगे, इधर उधर जाना पसंद करते रहे होंगे। अभी शादी हो जाने के बाद में, बैंक में नौकरी लग जाने के बाद में, अगर बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो उसके बाद जिम्मेदारियाँ धीरे धीरे बदलती रहती। तो समय के साथ व्यक्ति बदलता रहता है। और व्यक्ति में ये मतलब ह्यूमंस में ये टेंडेंसी होती है कि अपनी नई कैपेसिटी को फाइंड करते हैं कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करना चाहते हैं मोर प्रोडक्टिवली, है ना। और स्ट्रेस से कैसे भिड़ना है, कैसे कोप अप करना है, वो भी सीखते हैं और दूसरे की हेल्प भी करते हैं स्ट्रेस से बचने के लिए। अभी करंट टाइम पे बैंकिंग इंडस्ट्री में ये चीज़ बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक हुई है फ्रेंड्स कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब जॉब जो है मतलब सेटिस्फैक्ट्री रह नहीं गई है। अब बस केवल एक आदमी मतलब नौकरी नहीं करेगा तो करेगा क्या वाली स्थिति है। अदरवाइज़ जो है बैंकिंग इंडस्ट्री की जॉब बड़ी ही बेकार सी हो गई है। क्योंकि और मैं ये भी बता दूं कि मतलब जो मेरी अपनी सोच है कि मतलब ये हमारा खुद का बनाया हुआ जाल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। मतलब जो बॉस बन गया है उसने ऐसे टारगेट सेट कर दिए हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, आपको चाहिए, आपने अपने बच्चे से कहा कि मुझे 99% रिजल्ट लाना है,
मतलब तुम मुझे 99% 12th में ला करके दो, ठीक है। अब 99% अगर बच्चे को लाना है तो ऑब्वियसली आप उसको सोने नहीं दे सकते हैं, बेचारा जुटा रहेगा, पढ़ता रहेगा, मरता रहेगा, उसमें जुटा रहेगा, राइट। और जबकि आपको पता है, यू नो इट वेरी वेल, कि बच्चे की जो कैपेसिटी है वो 70% की है, पर आपने टारगेट सेट कर दिया 99 का। उसके चक्कर में ना वो पढ़ पाया, ना खा पाया, ना सो पाया। क्यों? क्योंकि उसको टेंशन लगी रहती है कि अभी 99 नहीं आया तो पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, XYZ जो भी है। अब 70 की क्षमता थी, आप उसको फ्रीली छोड़ते तो 70 लाता, लेकिन अभी इस टेंशन की वजह से ना हुआ क्या, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। जो 99 लायक होता है ना, वो भी 60 जो है 60 भी नहीं लाया, वो 50% ले आया मार्क्स। अब 50% ले आया, आपने क्या कर लिया आपने? आप कर भी क्या सकते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाएंगे, है ना। अभी बैंकिंग इंडस्ट्री बिल्कुल इसी सिनारियो से गुजर रही है कि 99% का टारगेट दिया जाता है, 50% किसी तरह से होता है, 70% यदि व्यक्ति को फ्री छोड़ा जाए, ब्रांच मैनेजर को, ब्रांच के स्टाफ को यदि फ्रीली छोड़ा जाए, दे कैन अचीव 70%। पर इतना प्रेशर एक्यूमुलेट कर दिया जाता है कि उसके चक्कर में वो 70 तो जाए। वो बोलता है कि देखो तुमको चिल्लाना है ही, करूँगा तो भी चिल्लाओगे, नहीं करूँगा तो भी चिल्लाओगे, तो बेहतर है कि चलो 40 ही करते हैं ना। ये इसी स्थिति से गुजरा हुआ था। मतलब समझने की ज़रूरत है कि मतलब जब आपको पता ही है कि बंदा 40% रिजल्ट ही लाएगा, तो फिर 99% के पीछे भाग करके हर दिन मर करके क्या फ़ायदा है। हर सैटरडे संडे उसको ड्यूटी पर लगा के आप क्या अचीव कर लोगे, है ना। जो होना है बैंकिंग में वो तो होगा ही होगा। खैर ये समझने की बात है, मैनेजमेंट को ये बातें समझनी चाहिए, लेकिन अभी ना मैनेजमेंट तैयार है और ना ही ये गवर्नमेंट ही हमारी इस समय तैयार है ना। रेशनल ऑफ ट्रेनिंग की अगर बात करें, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में हम क्यों समझना चाहते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का हम यहाँ पर पढ़ना क्यों चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल कंसेप्ट में, कंटेक्स्ट में कैसे अप्लाई होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा लर्निंग को, उसी के बारे में हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि लर्निंग में किस चीज़ को उसका मतलब जो है पार्ट बनाया जाए, किस चीज़ को पार्ट ना बनाया जाए जो है लर्निंग का। जैसे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की तरह आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते। अभी लर्निंग बहुत ही सिंपलिस्टिक टाइप की होनी चाहिए बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। और ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंडिविजुअल को मैच्योर और इफेक्टिव बना सकती है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइम कंसर्न हो गया है। अब यहाँ पर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो होता है वो पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के एफर्ट का, है ना। HRD का एक पार्ट होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ट्रेनिंग नीड की आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर ट्रेनिंग की डिजाइनिंग की जाती है, फिर ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाया जाता है और फिर उसके बाद में ट्रेनिंग को इवेल्युएट किया जाता है और फिर जो है सिलेक्शन और डेवलपमेंट किया जाता है ट्रेनर का, ठीक है। ये 5 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग नीड की जानकारी लेते हैं कि किस चीज़ की ट्रेनिंग की नीड है। फिर हम डिज़ाइन करते हैं, ट्रेनिंग को डिज़ाइन करते हैं। फिर हम तीसरे स्टेप पे क्या करते हैं फ्रेंड, ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाते हैं। फिर चौथे स्टेप पे एक बार ट्रेनिंग हो गई तो हम उसे इवेल्युएट करते हैं कि मतलब कितनी इफेक्टिव रही। और 5वें स्टेप पे हम जो है इन्हीं लोगों में से कोशिश करेंगे कि किसी को ट्रेनर सेलेक्ट कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए फ्रेंड, ट्रेनर रख लिया जाए। ऐसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। ट्रेनिंग की नीड के बारे में पहले एनालिसिस करेंगे, फिर ट्रेनिंग को डिजाइन करेंगे, फिर ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाएंगे, फिर जो ट्रेनिंग हो गई उसको इवेल्युएट करते हैं, देन फाइनली जो है डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला टॉपिक लेंगे, पर्पज़ ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या पर्पज़ होता है। HRD इज बेस्ड ऑन प्रीमाइस दैट एम्प्लॉइज शुड बी प्रोवाइडेड विद द लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू इनेबल द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल्स। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है, HRD डिपार्टमेंट होता है, उसमें ये माना जाता है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, जो संस्था है, वो अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव कर सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ अगर आप ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते तो सिर्फ एक इंडिविजुअल का ही नुकसान नहीं होता फ्रेंड्स, संस्था का भी नुकसान होता है। जैसे जो प्राइवेट सेक्टर की मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियां हैं, अब अगर मान लीजिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पहले जावा पे काम होता था, अब मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जेसन वगैरह आ गई है मान लीजिए, तो अगर जावा पर ही जो एम्प्लॉई हैं उनको अगर जेसन की ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पीछे हो जाएगी, क्योंकि जो कंपनी जेसन पर काम कर रही होगी उसको काम मिल जाएगा और इनको नहीं मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए कि इंडिविजुअल व्यक्ति को, जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। द ऑर्गेनाइजेशन ऑन देयर पार्ट हैव टू कॉन्शियसली एनालाइज देयर रिक्वायरमेंट, डिफाइन देम, स्पेसिफाई टाइम एंड लेवल एट विच दीज आर रिक्वायर्ड सो दैट सिस्टम कैन टेक केयर ऑफ देम। तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है पूरे ध्यान के साथ में, पूरे होशो हवास में ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, उन्हें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है किस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है, कितना टाइम लगेगा, किस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी है। ये सारी चीज़ों को जो है इन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि सिस्टम इसका टेक केयर कर
सके। दिस नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी लिंक टू द कैरियर प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल सो दैट इट मे इम्प्लिसिटली सेटिस्फाई द ग्रोथ नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, कौन सी नीड, लर्निंग अपॉर्चुनिटी देने की, इसको लिंक किया जा सकता है कैरियर प्रोग्रेस से। इंडिविजुअल का कैरियर भी प्रोग्रेस होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की उसको कैरियर प्रोग्रेस से जोड़ दिया जाए तो ये जो है जो इंडिविजुअल की ग्रोथ की नीड है उसको सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहती है अपना गोल अचीव करने के लिए, सीधी सी बात है। ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करना चाहती है, इसीलिए वो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है उसको हम मान सकते हैं कि ये कैरियर प्रोग्रेस का काम कर रहा है किसी व्यक्ति के लिए। अगर कैरियर प्रोग्रेस हो रही है इसका मतलब जो है वो इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ का मौका मिला हुआ है। द एक्टिविटीज़ व्हिच रिलेट टू दिस एरिया, अब इस एरिया में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या है, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑन हिज प्रेजेंट जॉब। अगर आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है उसी जॉब में, जिस जॉब में वो करंट टाइम पे काम कर रहा है उसमें ही उसको जो है इम्प्रूवमेंट मिल जाती है। हिज प्रिपरेशन फॉर एन आइडेंटिफाई जॉब इन नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर, है ना। और अगर आप उसको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है एक नई जॉब के लिए, एक आइडेंटिफाइड जॉब के लिए जो कि बहुत ज़्यादा मतलब दूर नहीं है भविष्य में, मतलब कहने का 4-6 महीने में 8 महीने में उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं 20 साल 25 साल बाद, है ना। ऐसी मतलब आप उसको प्रिपरेशन करवा सकते हैं। हिज जर्नल ग्रोथ डेवलपमेंट नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक जॉब, तो मतलब यहाँ पर उसको जर्नल ग्रोथ भी मिल सकती है, किसी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड ना हो, है ना। ये भी मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 तरीके की सिचुएशन बन सकती है। जो इनका कहने मतलब है 3 तरीके की एक्टिविटी होती है। एक तो अगर आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो प्रेजेंट जॉब है, यानी एक ऐसी ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड की जिसमें उसकी प्रेजेंट जॉब के लिए उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, प्रेजेंट जॉब की स्किल बढ़ गई, प्रेजेंट जॉब की उसकी स्किल बढ़ गई है। दूसरा उसकी जो प्रिपरेशन है ना, उसकी मतलब एक ऐसी ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड की जो अभी उसकी जॉब में मदद नहीं करेगी लेकिन नियर फ्यूचर में जल्द ही 4-6 महीने में एक ऐसी जॉब उसको प्रोवाइड करने वाले हैं जिसके लिए वो ट्रेनिंग मददगार है, ठीक है। तीसरी ट्रेनिंग होगी एक जनरल ग्रोथ वाली ट्रेनिंग जिसमें जो है जो किसी जॉब से रिलेटेड नहीं है, किसी जॉब से उसका लेना देना नहीं है लेकिन उसकी जनरल ग्रोथ होती है। जैसे हम कभी CIB की बुक पढ़ते हैं, है ना, कभी हम प्रमोशन की बुक पढ़ते हैं, तो जैसे और उसके बाद में जो है हम कभी कभार ऐसे ही कोई भी बुक पढ़ लेते हैं। तो जब अगर आप मान लीजिए CIB की जो बुक पढ़ रहे हैं, अभी CIB में आपके प्रिपरेशन में मदद कर रही है, पहली सिचुएशन हो गई कि करंट जो जॉब है उसमें फ़ायदा हो गया। प्रमोशन की आपको अगर तैयारी दे दी गई तो प्रमोशन आपका 6 महीने बाद होना है, तो नियर फ्यूचर में कोई ऐसा काम है जिसमें आपको ये मदद कर जाएगा। और ऐसे रैंडम आपने कोई भी बुक जो है 5 पॉइंट समवन या जो भी है ना, ऐसी कोई भी रैंडम सी बुक पढ़ ली आपने, चेतन भगत वगैरह किसी की, है ना, तो वो भी जो है आपको एक जनरल ग्रोथ देती है। उसका इन सबसे किसी जॉब से लेना देना नहीं है, किसी बात से लेना देना नहीं, पर फिर भी जनरल आपको ग्रोथ देती है। तो ये 3 तरीके की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जा सकती है। ओके, अकॉर्डिंग टू नैडलर इफ़ दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट डिफाइंड आर सेपरेटेड द लर्निंग कैन बी लेस इफेक्टिव। अब ये कह रहे हैं कि जो नैडलर के हिसाब से अगर इन एक्टिविटीज़ को जो है आइडेंटिफाई करके और सेपरेट अलग नहीं किया जाता है तो लर्निंग बहुत फ़ायदेमंद नहीं होती है। मतलब कहने का हर एक तीनों एक्टिविटी अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप CIB की तैयारी कर रहे हैं तो उसको अलग रखिए, अगर आप प्रमोशन तैयारी कर रहे हैं उसको अलग रखिए, रैंडम बुक पढ़ रहे हैं अपनी नॉलेज के लिए तो उसको अलग रखिए। कहने मतलब ये हुआ, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन अ लेबल कैन बी अप्लाई टू ईच ऑफ दीज लेबल। तो जो ये लेबल्स हैं उन पर जो है एक लेबल लगाया जा सकता है। लेबल क्या है, ये जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी ना, कि एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपकी प्रेजेंट जॉब में मदद करेगी उसको ट्रेनिंग बोलते हैं, जो आपकी प्रेजेंट जॉब में मदद करेगी उसे ट्रेनिंग बोलते हैं। लर्निंग, है ना, ट्रेनिंग इज फॉर लर्निंग रिलेटेड टू प्रेजेंट जॉब। तो अगर आप प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड लर्निंग चाहते हैं तो उसे ट्रेनिंग कहा जाएगा। अगर आप जो है फ्यूचर में कोई ऐसी जॉब है ना, फ्यूचर की किसी जॉब के लिए अगर जो है तैयारी करते हैं तो एजुकेशन कहेंगे उसे। एजुकेशन इज फॉर लर्निंग टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर ए डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब, ठीक है। तो एजुकेशन तब कहलाएंगे जब जो है आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, लर्निंग दी जा रही है किसी इंडिविजुअल को डिफरेंट जॉब के लिए, लेकिन जो है पहले से आइडेंटिफाइड है कि हाँ ये जॉब है। जैसे कि यहाँ प्रमोशन का है, मतलब मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं बैंक प्रमोशन के लिए पढ़ रहा हूँ, आइडेंटिफाइड है,
लेकिन जो मैं काम करता हूँ, CIB की तैयारी कर रहा हूँ, तो CIB नहीं कर रहा हूँ बल्कि डिफरेंट है, तो उसे एजुकेशन बोलेंगे। मतलब अगर मैं CIB की तैयारी करूँगा तो उसे ट्रेनिंग बोलेंगे, अगर मैं बैंक प्रमोशन की तैयारी करूंगा तो फ्रेंड्स उसे एजुकेशन बोलेंगे, और डेवलपमेंट तब बोलेंगे जब आप जो है वॉरेन बफेट की या फिर जो है किसी की रैंडम बुक पढ़ते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो डेवलपमेंट इज लर्निंग फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल नॉट रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब, है ना। तो डेवलपमेंट तब कहेंगे जब आपको लर्निंग हो रही है, आपका ग्रोथ होगा स्पेसिफिक प्रेजेंट या फ्यूचर जॉब के लिए, लेकिन नहीं है वो जो आपकी लर्निंग हो रही है उसका किसी ना तो इस समय की जॉब से या भविष्य की किसी जॉब से कोई लेना देना है, तो वो जो लर्निंग है उसे डेवलपमेंट के नाम से जाना जाएगा। आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड आप लर्निंग कर रहे हैं, करंटली जो आपकी जॉब चल रही है उससे रिलेटेड अगर आप लर्निंग करते हैं तो उसे ट्रेनिंग कहेंगे। अगर फ्यूचर की कोई आइडेंटिफाइड जॉब है उसके लिए अगर आप लर्निंग करते हैं तो उसे एजुकेशन बोला जाएगा। अगर आप जो है कोई ऐसी मतलब जो है लर्निंग करते हैं जिसका ना तो आज की जॉब से, प्रेजेंट की जॉब से, ना फ्यूचर की जॉब से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, आई बिलीव ये तीनों कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होंगी। सम एक्सपर्ट्स में कॉल फ्यूचरिस्टिक लर्निंग एज डेवलपमेंट एंड जर्नल लर्निंग एज एजुकेशन। कुछ एक्सपर्ट जो है जो भविष्य की लर्निंग होती है, फ्यूचरिस्टिक लर्निंग होती है फ्रेंड, उसे डेवलपमेंटल कहते हैं, और जो जर्नल लर्निंग होती है उसे एजुकेशन कहते हैं। मतलब जो है अब जैसे इन्होंने कहा ना कि मतलब जो है जर्नल लर्निंग, यहाँ जो डेवलपमेंटल है वो जर्नल लर्निंग है। देखिए जो आप जर्नल लर्निंग करते हैं उसको हमने यहाँ डेवलपमेंट कहा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ऐसे हैं जो उसे एजुकेशन बोल देते हैं कि अगर आप जर्नल लर्निंग कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो उसे एजुकेशन माना जाएगा। और अगर आप फ्यूचरिस्टिक लर्निंग करते हैं, भविष्य के लिए कोई लर्निंग करते हैं, तो उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। जबकि हमने क्या कहा कि अगर आप फ्यूचर की कोई आइडेंटिफाइड जॉब के लिए तैयारी करते हैं या लर्निंग करते हैं तो उसे एजुकेशन कहा जाएगा। मतलब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, लेकिन बेसिकली जो आप एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे दिमाग में, वो यही वाली डेफिनेशन दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार क्विक रिकैप करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखा था, पहले हमने देखा था कि जो ट्रेनिंग होती है उसमें जो 5 स्टेप्स होते हैं उसको डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि पहले ट्रेनिंग नीड की बात करते हैं कि क्या चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, फिर हम उसको जो है डिज़ाइन करते हैं, है ना, ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया जाता है। फिर ट्रेनिंग डिज़ाइन होने के बाद उस ट्रेनिंग को कंडक्ट करते हैं, और कंडक्ट करने के बाद में उसको इवेलुएट करते हैं, एंड देन फाइनली हम सिलेक्शन करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं ट्रेनर्स का। ठीक है, तो ये 5 स्टेप हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने देखा था पर्पज़ ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, तो HRD का जो काम होता है उसमें ये होता है कि इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को, किसी एम्प्लॉय को लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी कोई व्यक्ति, एम्प्लॉय और जो है ऑर्गेनाइजेशन दोनों अपना गोल अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है कि वो जो है पूरी सावधानी के साथ में इस रिक्वायरमेंट को, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करें, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट को डिफ़ाइन करें, टाइमिंग डिफ़ाइन करें, और किस लेवल की ट्रेनिंग दी जानी, इन सभी चीज़ों को अगर वो डिफ़ाइन करते हैं और उस पर काम करते हैं तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, इंडिविजुअल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसको जो है इंडिविजुअल के कैरियर प्रोग्रेस से लिंक किया जा सकता है कि इंडिविजुअल व्यक्ति का कैरियर प्रोग्रेस उससे होता है। अगर इंडिविजुअल की कैरियर प्रोग्रेस की बात करें तो इसका मतलब इंडिविजुअल को ग्रोथ की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अब इस एरिया में जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो ये होती है कि ऐसी लर्निंग की जाए जो कि प्रेजेंट जॉब में व्यक्ति की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दे। तो ऐसी जो लर्निंग होती है फ्रेंड, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है फ्रेंड तो वो आपकी प्रेजेंट जॉब में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के काम आती है। अगर आपको ऐसी मतलब जो है वो लर्निंग दी जाए जो कि आपको नियर फ्यूचर में कोई जॉब, स्पेसिफिक जॉब के लिए, आइडेंटिफाइड जॉब के लिए मदद करे, तो फ्रेंड्स उसे एजुकेशन बोलते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। और अगर आपकी जनरल ग्रोथ के लिए जो है किसी स्पेसिफिक जॉब, ना तो प्रेजेंट जॉब से उसका कोई लेना देना, ना फ्यूचर से कोई लेना देना है फ्यूचर की जॉब से, तो वैसी जो आपकी ट्रेनिंग होती, ट्रेनिंग नहीं कहेंगे, जो लर्निंग होती है फ्रेंड्स, उसे जो है डेवलपमेंटल जो है या डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू नेडलर जो है इन एक्टिविटीज़ को जो है दीज एक्टिविटीज़ नॉट आइडेंटिफाइड और सेपरेटेड, तो लर्निंग लेस इफेक्टिव हो जाती है। तो इनको अगर आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है और सेपरेट नहीं किया जाता है तो जो आपकी लर्निंग होती है वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इसी वजह से इन्होंने एक लेबल चिपका दिया इन चीज़ों पर,
ट्रेनिंग कहा गया। ट्रेनिंग किसे कहा गया? ट्रेनिंग उस लर्निंग को कहा गया जो कि आपकी प्रेजेंट जॉब में आपकी मदद करती है। ट्रेनिंग जो है आपकी वो लर्निंग है जो आपकी प्रेजेंट जॉब में मदद करती है। एजुकेशन आपकी वो लर्निंग है जो फ्यूचर की आइडेंटिफाइड जॉब के लिए आपकी मदद करती है। और डेवलपमेंट आपकी वो लर्निंग है जिसका ना तो प्रेजेंट की जॉब में आपको कोई फ़ायदा है ना फ्यूचर की जॉब में फ़ायदा, ओवरऑल आपकी ग्रोथ में आपको मदद करती है। जबकि कुछ एक्सपर्ट इसका जस्ट उल्टा मानते हैं, यानी कि एजुकेशन और डेवलपमेंट को उल्टा मानते हैं। मतलब जो फ्यूचर की आइडेंटिफाइड जॉब है उसको डेवलपमेंट मान लेते हैं और जो आप जनरल ग्रोथ के लिए जो है लर्निंग करते हैं उसको एजुकेशन मान लेते हैं। कुछ एक्सपर्ट ऐसा भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो है सम ऑथर्स क्लासीफाई ट्रेनिंग एज स्पेसिफिक टू अ गिवन जॉब, ठीक है, वेयर एज मैनेजमेंट डेवलपमेंट एज अटेम्प्ट टू instill sound reasoning process to enhance one's ability to understand and interpret knowledge rather than improving a body of serial facts or teaching a specific set of motor skill। तो कहने मतलब ये इसमें ज़्यादा इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आथर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं क्लासीफाई ट्रेनिंग एज स्पेसिफिक टू गिवन जॉब, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए जो है ट्रेनिंग दी जाने की ज़रूरत होती है। किसी स्पेसिफिक का जॉब के लिए जो ट्रेनिंग दी जाए, है ना, तो उसे ट्रेनिंग मानते हैं। जबकि जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट होता है वो ऐसा नहीं करता है। वो ये नहीं मानकर चलता है कि मतलब किसी व्यक्ति के अंदर में हमें कुछ फैक्ट्स रटा देने हैं या कोई मोटर स्किल उसको सिखा देनी है, बल्कि ओवरऑल इन्हेंसमेंट करने की कोशिश होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, उसकी जॉब के प्रति समझ को, इन सब चीज़ों को ओवरऑल इन्हेंस करने की कोशिश रहती है। किसकी? मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी, ठीक है। डेवलपमेंट इन दिस पर्सपेक्टिव फोकस मोर ऑन एम्प्लॉयज पर्सनल ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो जो डेवलपमेंट हमने बात की थी ना, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट वो है जो आपको ओवरऑल जो है ग्रो करने में मदद करता है। उसका प्रेजेंट की जॉब से फ्यूचर की जॉब से कोई लेना देना नहीं होता है। तो डेवलपमेंट इन दिस पर्सपेक्टिव फोकस मोर ऑन एम्प्लॉयज पर्सनल ग्रोथ। तो ये क्या करता है? एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करता है और ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उसमें भी मदद करने की कोशिश करता है। वेदर वन यूजेज नैडलर्स क्लासिफिकेशन और एनी डिफरेंट कैटेगराइजेशन। तो चाहे आप नैडलर का क्लासिफिकेशन यूज करें या किसी और का। नैडलर का क्लासिफिकेशन क्या था? वो लर्निंग जो आपकी प्रेजेंट जॉब में मदद करती है ट्रेनिंग कहलाती है। वो लर्निंग जो आपकी फ्यूचर की किसी नियर फ्यूचर की किसी जॉब के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए मदद करे उसे एजुकेशन कहते हैं। और वो लर्निंग जो आपकी ना तो प्रेजेंट जॉब में मदद करे ना फ्यूचर जॉब में, ऐसे जनरल आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करें या फिर लर्निंग करें तो उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। ये नैडलर का क्लासिफिकेशन था। तो चाहे नैडलर का क्लासिफिकेशन चाहे किसी और का करिए, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस so long at it is understood uniformly in the organization but some kind of segregation is necessary। मतलब इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। चाहे आप नैडलर का क्लासिफिकेशन यूज करें जिसमें नैडलर ने जो ये 3 बताए हैं, ये वाला क्लासिफिकेशन आप यूज कर सकते हैं, या किसी और का बताया हुआ, जैसा सम एक्सपर्ट ये दूसरा वाला मानते हैं कि जो जनरल आपकी ग्रोथ होती है उसको एजुकेशन माना जाएगा और जो फ्यूचर में जॉब में हेल्प करता है उसे डेवलपमेंट माना जाएगा। आप ये भी मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन क्योंकि जो चीज़ आप मान कर चलोगे, अगर आपने ये माना कि जो फ्यूचर की जॉब में मदद करता है उसे एजुकेशन मानेंगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर की जॉब में जो हेल्प होती है उसे एजुकेशन माना जाएगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो है फ्यूचर की जॉब में जो मदद करता है उसे डेवलपमेंट माना जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्लियर रहेगा। मतलब कहने का ये है कि एक सेग्रीगेशन नेसेसरी होता है, अलगाव, अलग अलग चीज़ों को बांट करके रख लेना ज़रूरी है। आप चाहे जो भी क्लासिफिकेशन चाहें वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो आप यूज करेंगे वो अंडरस्टूड रहेगा, उस यूनिफॉर्मिटी उस ऑर्गेनाइजेशन में रहेगी, है ना। मैंने आपको समझा नहीं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ट्रेनिंग में कोई डाउट नहीं है, ट्रेनिंग जो है मतलब कि आपकी प्रेजेंट जॉब में मदद कर रही है ना, प्रेजेंट जॉब में आपको मदद कर रही है तो वो आपको ट्रेनिंग कहलाएगी। अगर फ्यूचर की जॉब में आपको मदद कर रही है तो उसे फ्रेंड जो है एजुकेशन माना गया है नैडलर ने। लेकिन इसी चीज़ को जो फ्यूचर जॉब में मदद करती है कुछ एक्सपर्ट ने डेवलपमेंटल माना हुआ है ना। तो वही कह रहे हैं कि चाहे अब अगर नैडलर वाला मानना है तो वो तो क्लियर रहेगा ना कि संस्था कौन सा जो है क्लासिफिकेशन मानने को तैयार है। लेकिन फिर भी ये जो मतलब इन्होंने सेग्रीगेशन किया हुआ है उसका होना ज़रूरी है। सच सेग्रीगेशन हेल्प इन डिफरेंशिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज 3 एक्टिविटीज़। तो ये जो सेग्रीगेशन ये अलगाव होता है, ये तीनों एक्टिविटीज़ के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें डिफरेंशिएशन खड़ा कर देता है, डिफरेंशिएशन बना देता है। अभी समझते हैं इसको कैसे। फर्स्ट, व्हेन द गोल इज़ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये आपकी पहली जो ट्रेनिंग की बात हो रही है एक तरीके से। ट्रेनिंग में क्या होता है, आपकी जो करंट जॉब है उसमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में ट्रेनिंग मदद करती है। ऐसी लर्निंग जो आपकी प्रेजेंट जॉब में आपको हेल्प करे तो उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। व्हेन गोल इज़ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड एंड इवेल्युएटेड टू चेक द इम्प्रूवमेंट। तो इस केस में अगर आपको करंट जॉब में इम्प्रूवमेंट लानी है आपको, है ना,
गोल आपका क्या है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस करनी है, तो उसमें ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी और इवेल्युएशन किया जाएगा, मापा जाएगा कि जो आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं है। इफ़ गोल इज़ फ्यूचरिस्टिक, अगर आपको भविष्य के लिए जो है आपको इम्प्रूव करना है, देन वन कैन नॉट इवेल्युएट परफॉर्मेंस अंटिल द इंडिविजुअल मूव टू न्यू जॉब। तो अगर मान लीजिए कोई फ्यूचरिस्टिक जॉब है, उसके लिए जो है इवेल्युएशन करना है, तो वो तभी हो सकता है जब नई जॉब मिले। जैसे मैं मान लीजिए अभी ऑफिसर हूँ, है ना, और मैं जब सीनियर मैनेजर बनूंगा तभी तो जो है आप मेरी स्किल को जो है नाप पाओगे ना, कि मतलब सीनियर मैनेजर के तौर पर मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो वही बोल रहे हैं कि अगर गोल फ्यूचरिस्टिक है तो उस केस में इवेल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है, तो वो जो है नई जॉब में जब बंदा मूव कर जाएगा तभी आप उसको कर सकते हैं। बट इफ़ ऑब्जेक्टिव इज डेवलपमेंट, है ना, देन इट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट नो डायरेक्ट इम्पैक्ट में बी सीन ऑन द परफॉर्मेंस। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट का, तो उस केस में ध्यान रखिए कि कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये तीनों वही चीज़ हो गई फ्रेंड, जो है नैडलर ने जो कहा नहीं था, ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग क्या हेल्प करती है, आपके प्रेजेंट जॉब में आपको फ़ायदा पहुंचाती है, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया था एजुकेशन, ये दूसरा एजुकेशन वाला है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन है। तो ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए, मतलब अगर आपका गोल जो है आपकी प्रेजेंट जॉब में परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, तो आपके लिए ट्रेनिंग करवाई जाएगी और उसमें आपका मूल्यांकन इवेल्युएट किया जाएगा कि आप में इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं। अगर आपका गोल फ्यूचरिस्टिक है, यानी आप एजुकेशन वाला काम कर रहे हैं, ऐसी लर्निंग जिसमें भविष्य में जो जॉब होगी उसमें मदद हो, तो वन कैन नॉट इवेल्युएट परफॉर्मेंस। तो एक जो है कोई व्यक्ति किसी की परफॉर्मेंस इवेल्युएट नहीं कर सकता जब तक कि व्यक्ति नई जॉब के लिए मूव ना कर जाए, नई जॉब पर नहीं जाएगा, तब तक आप कैसे पता करोगे कि जो हमने सिखाया है उसको उसका फ़ायदा हुआ कि नहीं। जैसे मैं अभी ऑफिसर हूँ, जब तक मैं सीनियर मैनेजर नहीं बन जाता, आप मुझे भले ही उस चीज़ के लिए एजुकेशन दे दो, मुझे जो है लर्निंग दे दो, सीनियर मैनेजर बनने पर ये करना होगा, लेकिन मैं जब तक सीनियर मैनेजर नहीं बनूंगा तब तक आप ये पता नहीं कर पाओगे कि मैंने उस लर्निंग का यूज किया या नहीं किया। और अगर ऑब्जेक्टिव आपका डेवलपमेंटल है, डेवलपमेंटल वाला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक ऐसी लर्निंग जिसमें ना तो प्रेजेंट जॉब में कोई फ़ायदा होता है ना फ्यूचर जॉब में कोई फ़ायदा होता है। तो उस केस में यही कह रहे हैं कि ध्यान रखिए कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस लर्निंग का ना तो प्रेजेंट जॉब पे कोई फ़ायदा है ना फ्यूचर की जॉब पे। प्रेजेंट जॉब पे होता तो हम अभी ना इवेल्युएट कर लेते हैं, माप लेते, और अगर फ्यूचर की जॉब पे होता तो कुछ दिन इंतजार करके हम इवेल्युएट कर लेते। लेकिन जब इसका ना प्रेजेंट जॉब पे कोई इफेक्ट है ना फ्यूचर की जॉब पे कोई इफेक्ट है, तो हम इवेल्युएट क्या करेंगे। ओके, तो ये हो गया पहला। दूसरा, सेकेंडली, द डिफ्रेंशिएशन हेल्प क्लैरिफाई मेंटल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो जो डिफ्रेंशिएट कर देने से, डिफ्रेंशिएशन कौन सा, वही वाला ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट, है ना। ये अगर क्लैरिफाई कर देते हैं तो मेंटल एक्सपेक्टेशन में क्लैरिटी आ जाती है। बोथ द पार्टी, द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन आर क्लियर अबाउट व्हाट शुड बी द आउटकम एंड द चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग आर रिड्यूस। तो अब डिफ्रेंशिएट कर दिया गया कि जो अगर मान लीजिए व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये क्लियर हो गया ना, व्यक्ति को भी पता है और संस्था को भी पता है कि अगर ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, है ना, प्रेजेंट परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव करेगी। तो एक्सपेक्टेशन एकदम क्लियर हो गई। अगर मैं इसको जो है एजुकेशन दे रहा हूँ तो इसका मतलब इसकी फ्यूचर जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, है ना, फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है और दोनों को पता होता है कि रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या होगा। थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द डिफरेंस, मतलब हम डिफ्रेंशिएट क्यों करना चाहते हैं, हमने क्यों ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट कहा, उसके पीछे के कारण बता रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डिफ्रेंशिएशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एक्टिविटी। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि ये क्लियर हो जाता है डिफ्रेंशिएट करने से कि कौन किस चीज़ के लिए, किस एक्टिविटी के लिए कौन जिम्मेदार है। एग्जाम्पल, ट्रेनिंग के लिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द नीड एंड इंश्योरिंग द अपॉर्चुनिटी इज गिवन हैज़ टू बी विथ इमीडिएट सुपीरियर सुपरवाइजर, ठीक है। तो जैसे अगर ट्रेनिंग का एग्जांपल ले लें तो ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई ट्रेनिंग की नीड क्या है, किसको नीड है और अपॉर्चुनिटी दी जानी है, कब ट्रेनिंग करवानी, ये सारी जिम्मेदारी जो इमीडिएट सुपीरियर सुपरवाइजर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर एजुकेशन या डेवलपमेंट का केस है, ट्रेनिंग की बात थी तो तुरंत ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इमीडिएट जॉब में इफेक्ट करती है। एजुकेशन फ्यूचर की किसी जॉब में मदद करती है, डेवलपमेंट ना प्रेजेंट जॉब में कोई मदद करती है ना फ्यूचर जॉब में, लेकिन वो इंडिविजुअल को ग्रो करने में मदद करती है। तो फॉर एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए इट कुड बी द सेंट्रल डिपार्टमेंट आर द ओवरऑल HR फंक्शनरी हु डिसाइड व्हेन एंड हाउ टू कंडक्ट द एक्टिविटी। तो अगर जो है एजुकेशन की लर्निंग करनी है या डेवलपमेंटल लर्निंग करनी है, तो उस केस में जो HRD का मेन डिपार्टमेंट होगा या HRD का जो ओवरऑल फंक्शनरीज होंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो डिसाइड करें कि ये ट्रेनिंग कब और कहाँ कंडक्ट करनी है, कैसे कंडक्ट करनी है। लेकिन अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो उसकी जिम्मेदारी इमीडिएट जो सुपरवाइजर है, आपका टीम लीड है, आपके हेड हैं, आपके ब्रांच के मैनेजर हैं, उनके ऊपर आ जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये तीन जो है इन्होंने कारण बताए फ्रेंड्स, जो है कि हमें क्यों जो है
बाइफर्केशन करने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। ओके, तो इस वाले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने क्या क्या देखा था, हमने ये देखा था नेडलर का क्लासिफिकेशन। ओके, एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस एरिया, मेरे ख्याल से यहाँ से हमने देखना शुरू किया था। ओके, तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं। ठीक है, तो हमने इस एरिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, एक तो प्रेजेंट जॉब में अगर जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो उसके लिए क्या प्रोवाइड की जाती है फ्रेंड्स, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ऐसी लर्निंग जो प्रेजेंट जॉब में मदद करे। दूसरी ऐसी ट्रेनिंग जो फ्यूचर की कोई जॉब हो जिसको पहले से ही पहचाना गया, आइडेंटिफाई किया गया हो, उसमें अगर हेल्प करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। और अगर जर्नल ग्रोथ के लिए ऐसे ही जो है लर्निंग की जाए तो फ्रेंड्स उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। ये नेडलर का क्लासिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू नेडलर इन जो है एक्टिविटीज़ को केवल आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है बल्कि सेपरेट करने की भी ज़रूरत होती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, इन एक्टिविटीज़ को अलग अलग नहीं कर देंगे तो ये लेस इफेक्टिव होगा। क्यों लेस इफेक्टिव होगा, उसके 3 कारण थे जो अभी हमने लास्ट में पढ़े थे, अभी एक बार दोबारा फिर से देख लेंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने लेबल चिपका दिया है हर एक एक्टिविटी पर। ट्रेनिंग वो लर्निंग है जो आपकी प्रेजेंट जॉब में परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, प्रेजेंट जॉब में मदद करती है। एजुकेशन वो लर्निंग है जो कि आपकी फ्यूचर की कोई जॉब है जो कि पहले से आइडेंटिफाइड है उसमें आपकी मदद करती है। डेवलपमेंट आपकी वो लर्निंग है जो कि आपकी ना तो प्रेजेंट जॉब में मदद करती है ना फ्यूचर जॉब में मदद करती है, लेकिन ओवरऑल आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करती है। कुछ एक्सपर्ट हैं जो फ्यूचरिस्टिक लर्निंग को जो है डेवलपमेंट मानते हैं और जनरल लर्निंग को एजुकेशन मानते हैं, यानी जस्ट उल्टा मानते हैं। उसके बाद में यहाँ हमने ये बात कर ही ली थी कि ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आपको, मतलब ऐसे नहीं है कि रट्टा मारने वाली बात हो गई कि हमने आपको सर्टेन फैक्ट्स रटा दिए और उसी से काम चल गया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, आपको लॉजिक और रीजनिंग के तहत आगे बढ़ना होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होता है। डेवलपमेंट के प्रॉस्पेक्टिव से बात करें तो यहाँ पर जो है फोकस ज़्यादा होता है एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ पर और ऑर्गेनाइजेशन के जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैं। अब चाहे कोई संस्था नेडलर का क्लासिफिकेशन यूज करे चाहे डिफरेंट क्लासिफिकेशन यूज करें, लेकिन ये सेग्रीगेशन जो ये डिफ्रेंशिएट किया गया है ये ज़रूरी होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है तीनों एक्टिविटीज़ का वो क्या उद्देश्य रहेगा वो क्लियर हो जाता है। अब पहला जो है हम क्यों डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, एक तो आपका गोल, अगर आपका गोल है कि आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस प्रेजेंट जॉब में इंप्रूव हो जाए तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ना कि एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा ना। तो उसमें फिर आपका इवैल्यूएशन, ट्रेनिंग देने के बाद इवैल्यूएशन किया जाएगा, आपको मापा जाएगा, देखा जाएगा कि आपने कितनी इम्प्रूवमेंट दी है। अगर आपका या संस्था का उद्देश्य फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य वाला है, तो आपकी परफॉर्मेंस को तब तक नहीं एवेल्युएट किया सकता जब तक कि आपको नई जॉब में असाइनमेंट ना मिल जाए, जब तक नई जॉब आप शुरू ना कर दें। अगर ऑब्जेक्टिव जो है डेवलपमेंटल का है तो उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। भाई डेवलपमेंटल वैसी लर्निंग होती है जिसमें ना तो प्रेजेंट जॉब में मदद होती है ना फ्यूचर जॉब में मदद होती है, लेकिन उसका ओवरऑल डेवलपमेंट बंदे का हो जाता है। दूसरा जो है फ्रेंड्स वो क्या है कि ये मेंटल एक्सपेक्टेशन को क्लेरिफाई कर देता है। क्या मतलब जो है ये डिफरेंशिएशन जो हमने किया है ट्रेनिंग और एजुकेशन और डेवलपमेंट का, उससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये क्लियर हो गया, दोनों पार्टीज़ को ये पता है, इंडिविजुअल व्यक्ति को भी पता है और संस्था को भी पता है कि क्या रिजल्ट आएगा। अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, उसकी प्रेजेंट जॉब में इंप्रूवमेंट होगी। अगर हम आप उसको एजुकेशन देंगे तो उसकी फ्यूचर जॉब में इंप्रूवमेंट होगी। अगर हम उसको डेवलपमेंट देंगे तो उसका ना तो प्रेजेंट जॉब में कोई इफेक्ट दिखेगा ना फ्यूचर जॉब में दिखेगा, लेकिन ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होगा। ओके, और साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी घट जाते हैं। भाई क्लियर सी बात है, जब दोनों को पता है कि रिजल्ट क्या रहेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि डिफरेंशिएशन क्या करता है, ये हेल्प करता है कि कौन किस एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। जैसे अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी है तो वो जिम्मेदारी होती है इमीडिएट सुपरवाइजर की, ठीक है, उसी का काम होता है कि आइडेंटिफाई करे कि किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है और अपॉर्चुनिटी दिलवाए, मौका दिलवाए उस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करे। लेकिन अगर एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात की जाए, किसी एम्प्लॉय को एजुकेशन या डेवलपमेंट देना है तो ये जिम्मेदारी होती है एचआर फंक्शनरी की या सेंट्रल डिपार्टमेंट की कि कब और कैसे और कहाँ एक्टिविटी को जो है कंडक्ट करना है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स, जो है इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।